हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी महारत्ना कंपनी की, गेल इंडिया लिमिटेड की, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो शॉर्ट नोटिफिकेशन आज से 3 दिन पहले ही रिलीज हो चुका था और डिटेल नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है। तो इस नोटिफिकेशन की क्या खास बात है वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जैसा मैं बार बार कहता रहता हूँ कि कभी भी आप नोटिफिकेशन का वेट ना करें, आप अपनी प्रिपरेशन को हमेशा तैयार रखें, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आते रहते हैं। आपको ये देखना रहता है कि हम कितने प्रिपेयर होते हैं। और वैकेंसी जो है वो हमेशा अच्छी अच्छी पीएसयू की आ रही है, महारत्ना कंपनीज की आ रही है। तो एज ए सीए या सीएमए या एमबी अगर आप क्वालिफाइड हैं तो ये मान के चलिए कि आपको अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखना है। और बहुत अच्छी वैकेंसी है ये, जिसमें आप ये नोटिफिकेशन आप देखोगे, आगे अपन डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा पे स्केल है और महारत्ना कंपनी है तो पीआरपी सैलरी वगैरह तो आउटस्टैंडिंग है। तो डिस्कस करते हैं गेल इंडिया की इस वैकेंसी को कि क्या क्या इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले बात करें तो ये जो नोटिफिकेशन है ये E1 और E2 ग्रेड के लिए दिया गया है, एग्जीक्यूटिव 1 और एग्जीक्यूटिव 2 ग्रेड के लिए दिया गया है। गेल जैसे आपको पता है महारत्ना पीएसयू कंपनी है जो कि इंडिया की फ्लैगशिप नेचुरल गैस कंपनी है। ये नेचुरल गैस में ही डील करती है। ये एक्सप्लोरेशन भी करती है, प्रोडक्शन भी करती है, प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग, ये इसका कोर बिजनेस एरिया है गेल का। ठीक है। अब अपन नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो हमारे जो काम की पोस्ट है वो है सीनियर ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 36 इसमें पोस्ट है। जनरल कैटेगरी की जो है यूआर कैटेगरी में वो टोटल 18 पोस्ट है। ओबीसी के लिए 8 है और एससी के लिए 5 पोस्ट है। एससी के लिए 5 पोस्ट है और एसटी कैटेगरी में जो है वो 2 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है। तो यूआर कैटेगरी में 18 होगी, ईडब्ल्यूएस में 3 है, ओबीसी में 8 पोस्ट है, एससी में 5 और एसटी में 2। तो अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ तो आई थिंक मुझे लगता है कि पावर ग्रिड के इक्विवेलेंट में ही ये नोटिफिकेशन है। या तो वैकेंसी इतनी पावर ग्रिड में आती है या फिर जो वैकेंसी अभी लास्ट आई है यूपीएससी एडी पोस्ट में आई है, या इसके बाद ये वैकेंसी है जो 2024 की सबसे बड़ी वैकेंसी है अगर मैं कहूँ तो। ठीक है। और ये जो वैकेंसी है ये E2 कैटेगरी की है, एग्जीक्यूटिव सेकंड लेवल की कैटेगरी की है। ठीक है। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज मानी जाती है गेल की। चलिए इसकी क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ E2 कैटेगरी की, मैंने पहले से हाईलाइट कर रखा है आपके लिए रेलिवेंट पार्ट को। सबसे पहले बात करें कि पे स्केल, जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स का सीनियर ऑफिसर का जो स्केल है वो रहेगा 60,000 से 180 वाला स्केल। बेसिकली ये वाला जो स्केल है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारी पीएसयू में E3 का होता है, जबकि ये महारत्ना में आप देखोगे तो ये E2 का है। अगर ओएनजीसी में देखोगे तो E1 का है। तो ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो वैकेंसी है ये 60,000 वाली पे स्केल है, यानी पावर ग्रिड का E3 स्केल है, ओएनजीसी का E1 स्केल है। तो काफ़ी बड़ा स्केल है। यानी अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो मोटा मोटा ये मान के चलिए कि लगभग जो है वो 1.25 लाख जो है वो 1,25,000 के अराउंड जो है वो आपकी ग्रॉस सैलरी इसमें बनेगी। ठीक है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो सीए या सीएमए हो तो आपको ये फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है। इसके साथ ही इन्होंने बता दिया कि बीकॉम भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन बीकॉम फॉर्म तभी भर सकता है बीकॉम होल्डर जब उसकी पहले बात तो 60% हो बीकॉम में, दूसरा साथ ही वो दो साल का उसने एमबीए कोर्स कर रखा है फाइनेंस में, एमबीए फाइनेंस उसके साथ में डिग्री होनी चाहिए और एमबीए में जो है वो उसके 65% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। एक तो ये क्वालिफिकेशन है। अगर आप सीए नहीं है बीकॉम है तो पहले बात तो बीकॉम में आपकी 60% होनी चाहिए, दूसरा साथ में आप एमबीए फाइनेंस होने चाहिए और वो भी 65% के साथ में। इसके बाद इन्होंने एक और चीज़ अलाउ कर दी कि आप अगर बीए हैं, बैचलर इन आर्ट्स है, उसके साथ में बैचलर इन आर्ट्स जो है वो ऑनर्स के साथ में 2 कोर्स होते हैं, एक होता है पास कोर्स, एक होता है ऑनर्स। तो ऑनर्स से आप बीए होने चाहिए, साथ में आप 2 साल के एमबीए क्वालिफाइड होने चाहिए और उसमें भी एमबीए में 65% की आपकी मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप बीए या बीएससी हैं, ठीक है, ऑनर्स से, और बीए या बीएससी है और साथ में 2 साल का एमबीए पास आउट है 65% से, तो भी आप एलिजिबल हैं। अगेन बीए बीएससी स्टैटिक्स में हैं आप और 2 साल का एमबीए क्वालिफाइड आप 65% के लिए, तो भी आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग, अगर आप बीई या बीटेक कर रखा है आपने
और 2 साल का आपने एमबीए कर रखा है विद 65% तो भी आप एलिजिबल हैं। इन्होंने एक चीज़ बड़ी साफ साफ कही है, एमबीए को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। इन्होंने लिखा है कैंडिडेट हैविंग 2 ईयर एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट हु आर हैविंग ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स। यानी एमबीए फाइनेंस में उसी को हम प्रायोरिटी देंगे जो कॉमर्स से ग्रेजुएट है। ठीक है। दूसरा इन्होंने लिखा कि अगर आप सीए या सीएमए हैं तो आपके पास में एसोसिएट मेंबरशिप होनी चाहिए जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तुम। ठीक है। तो ये बात हुई हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, यानी ये क्वालिफिकेशन तो मस्ट है, ये तो होना ही चाहिए आपके पास में। इसके बाद में इन्होंने कहा है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है आपके पास में 1 ईयर का होना चाहिए। यानी आप सीए बन गए, उसके बाद आपने 1 साल किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, और प्राइवेट में भी क्या वर्ड लगा दिया, लार्ज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में या सेंट्रल या स्टेट पीएसयू में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। लार्ज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन इन्होंने नीचे दे रखी है, वो अपन देखेंगे। ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है ये उसी तरीके से इन्होंने ड्राफ्ट की है ताकि जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल है उन्हीं को ही हम इसमें कंसिडर कर सकें। आगे इन्होंने क्लियर कर दिया कि जो आपका बीकॉम है या बीई है, बीटेक है, वो आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए एक्सेप्ट सीए या सीएमए क्वालिफिकेशन। यानी सीए या सीएमए में रेगुलर और पास कोर्स या प्राइवेट जैसा कोई भी चीज़ें नहीं होती है। बाकी जो नॉर्मल डिग्री है आपकी ग्रेजुएशन की वो रेगुलर में होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे भी एक और चीज़ क्लियर कर दी है कि एमबीए अगर फाइनेंस से नहीं है, इसके अलावा अगर आप 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन रेलिवेंट फील्ड अगर है तो भी आप फॉर्म फिल करने के लिए कंसिडर किए जाएंगे। आपका जो वर्क एक्सपीरियंस देखा जाएगा रेलिवेंट, वो देखा जाएगा फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट, और फॉर्म फिल करने की क्लोजिंग डेट जो है वो क्या है, 11 दिसंबर है। 11 दिसंबर के दिन आपके पास में ये वर्क एक्सपीरियंस और ये क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है। आगे इन्होंने एक और चीज़ क्लियर कर दी है कि आप अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है या आर्टिकलशिप ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, वोकेशनल ट्रेनिंग का आपके पास में एक्सपीरियंस है, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा 1 साल का एक्सपीरियंस जो मांगा गया है उसमें। ठीक है। लार्ज प्राइवेट सेक्टर की इन्होंने डेफिनेशन दी है कि या तो वो लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, एनएससी या बीएससी में लिस्टेड होनी चाहिए। दूसरा, अगर ये नहीं है तो वो कंपनी 500 से ज़्यादा रेगुलर एम्प्लॉय होल्ड करती हो, उसके पास में 500 से ज़्यादा रेगुलर एम्प्लॉय हो। या अगर ये भी कंडीशन नहीं है, ये भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो तीसरी कंडीशन इन्होंने बता दी कि उसका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, 250 करोड़ से उसका टर्नओवर जो है वो ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ कही है कि जो आप अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के थ्रू काम कर रहे हैं, तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओनली डायरेक्ट वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग फिक्स टर्म बेसिस एम्प्लॉयमेंट वही आपका कंसिडर किया जाएगा। यानी किसी थर्ड पार्टी के थ्रू लगे हुए हो तो यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आप डायरेक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स टर्म में भी लगे हुए हो तो फिर आपको कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर थर्ड पार्टी बीच में है तो नहीं होगा, फिर आपका वो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। अपर एज लिमिट की बात करें तो उन्होंने वही क्लोजिंग डेट बताई है, 11 दिसंबर के दिन आपकी अपर एज लिमिट पूरी होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की अगर अपन देखें तो एससी और एसटी में 5 साल का रिलैक्सेशन, जैसा कि गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड्स रूल होता है। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन हम। ठीक है। पे स्केल की बात करें तो पहले ही अपन डिस्कस कर चुके हैं कि E2 कैटेगरी की जॉब रहेगी, और इनिशियल जो बेसिक पे है वो रहेगा आपका 60,000 रुपये का, 60,000 का आपका बेसिक रहेगा इनिशियली स्टार्टिंग। इसके अलावा जैसे ही आप पोस्ट होंगे तो आपको एक एडवांस इंक्रीमेंट दिया जाएगा। एक एडवांस इंक्रीमेंट का कितना मतलब हो गया, 60,000 का 3% यानी 1,800 रुपये, 1,800। यानी आपकी बेसिक जो स्टार्ट होगी वो कितने से स्टार्ट होगी, 61,800 से आपकी स्टार्टिंग होगी इसमें। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पर और अच्छे से क्लियर कर दिया कि अगर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस 4 साल का है या 4 साल से ज़्यादा का है तो आपको 2 एडवांस में इंक्रीमेंट दिए जाएंगे 3% के हिसाब से, और आपकी बेसिक पे वहीं से ही स्टार्ट मानी जाएगी। तो अगर आप 4 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है और अगर यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब एक तो महारत्ना कंपनी, ऊपर से 2 इंक्रीमेंट आपको एडवांस में मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको 35% का जो कैफेटेरिया अलाउंस होता है बेसिक का वो मिलेगा आपको। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो महारत्ना में पीआरपी होता है, यानी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, एक प्रॉफिट का पार्ट, प्रॉफिट में से जो शेयर है वो एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जनरली दिवाली के टाइम पे हर एम्प्लॉय को उसकी एपीआर के आधार पर, एपीआर के रैंकिंग के आधार पर उसको प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा सभी एम्प्लॉय को मिलता है। तो लगभग आप मान के चलिए कि 3 से 3.5 लाख के आसपास आपको साल का पीआरपी मिलेगा।
3 से 3.5 लाख रुपए। ये मैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि मेरा फ्रेंड है जो गेल में इसी पोस्ट पे काम करता है, उसी के थ्रू मुझे पता चला कि पीआरपी जो है वो 3 से 3.5 लाख रुपए मिल जाता है। इसके अलावा जो अदर बेनिफिट की बात करें तो कंपनी की तरफ से एकोमोडेशन मिलता है, लीज एकोमोडेशन या तो खुद का होता है या लीज एकोमोडेशन होता है, एचआरए की फैसिलिटी होती है, मेडिकल फैसिलिटी, ग्रुप इंश्योरेंस, हाउस बिल्डिंग एडवांस, कन्वेंस एडवांस, दुनिया भर के इसमें अलाउंसेज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट के हिसाब से बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। वर्किंग कल्चर तो महारत्ना का सभी का अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा पीएफ, ग्रेजुटी, पेंशन, ये सारे सुपर एन्युएशन बेनिफिट आपको जो भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली मिलते हैं वो सारे आपको मिलेंगे। प्लेसमेंट की बात करें पोस्टिंग की, तो इनके प्रोजेक्ट ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, या किसी इनकी सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर कंपनी में भी आपको पोस्टिंग हो सकती है, या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी आपको डेप्यूट कर सकते हैं, या किसी इनकी दूसरी पीएसयू में भी आपको लगा सकते हैं। ये इनका खुद का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर और ईडब्ल्यूएस और ओबीएस एनसीएल की जो फीस है, ओबीसी के लिए जो फीस रहेगी वो 200 रुपये रहेगी। एससी एसटी कैंडिडेट जो है वो एग्जाम्प्ट रहेंगे, उनको कोई भी फॉर्म की फीस देने की जरूरत नहीं है। फॉर्म आपको गेल की वेबसाइट से जाके भरना है। फॉर्म की जो डेट है, जो शेड्यूल है वो 12 नवंबर से स्टार्ट है और 11 नवंबर, पूरा 30 दिन का आपको टाइम दिया गया है, 1 महीने का फॉर्म भरने का टाइम दिया गया है। इसके अलावा जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करो उसको डाउनलोड कर लेना बाद में, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ में बाद में जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको बुलाया जाएगा। इसके अलावा आपका अगर वर्क एक्सपीरियंस है हम पुरानी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको इनमें से कोई 1-2 डॉक्यूमेंट, यानी 2 डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ के रूप में बताने पड़ेंगे कि ऑलरेडी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था। अगर आप करंट एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आपको ऑफर लेटर करंट ऑर्गेनाइजेशन का या अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है, जिसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी क्लियर लिखी हुई है, ये आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो लार्ज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में जो कंपनी का जो बताया गया था कि 500 से ज़्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए या 250 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, उसके लिए प्रूफ के रूप में आपको ये चीज़ें देनी पड़ेगी। एनुअल रिपोर्ट आपको या तो देना पड़ेगा, या सर्टिफिकेशन फ्रॉम द एचआर डिपार्टमेंट आपको देना पड़ेगा, या कंपनी की वेबसाइट पे कोई डिक्लेरेशन है तो वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे टर्नओवर के लिए 250 करोड़ के लिए आपको ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट बतानी पड़ेगी, या ऑडिटेड P&L अकाउंट बताना पड़ेगा, या एमसीए की कोई रिपोर्ट है टर्नओवर के बारे में तो वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आप ये चीज़ें सबमिट नहीं करते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको बाकायदा जो आपका एक्सपीरियंस है वो एचआर के द्वारा या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी है उसके साइन होने चाहिए, उसकी डेजिग्नेशन होनी चाहिए, क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अदरवाइज भैया गेल जो है वो स्ट्रिक्ट है इस मामले में, आपके वर्क एक्सपीरियंस लेटर में अगर ये चीज़ें नहीं है तो रिजेक्ट कर देगी आपको, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इन्होंने कह दिया जी हम सबसे पहले तो स्क्रूटनी करेंगे, जो भी हमारे पास में एप्लीकेशन आएगी उसकी हम सिंगल स्टेज लेवल पे, पहले फर्स्ट स्टेज लेवल पे स्क्रूटनी करेंगे। उसके बाद में जो जो बंदे रेलिवेंट होंगे उसको हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे आगे की प्रोसेस के लिए। अब वो आगे की प्रोसेस आपकी रिटर्न एग्जाम की भी हो सकती है और इंटरव्यू की भी हो सकती है। जनरली इतनी बड़ी एग्जाम है तो 100% इस एग्जाम में जो है इसमें रिटर्न एग्जाम होगा पहला। रिटर्न एग्जाम के बाद में फिर उन्होंने क्लियर कर दिया इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद में जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है। तो लाइक एज पावर ग्रिड का जो प्रोसेस है सेम ऐसा कैसा इसमें रहेगा, ठीक है। तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन भरे वो करेक्टली सबमिट करें, ताकि क्योंकि आपकी पहले स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी के बाद में ही आपको रिटर्न एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। इसके बाद इन्होंने बता दिया कि रिटर्न के बाद में जीडी और इंटरव्यू होगा, तो बिल्कुल क्लियर है, पहले भी ऐसा हुआ है। इन्होंने ये भी चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी कि इंटरव्यू में जो है वो आपको 60% मार्क्स लेके आना जरूरी है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, 55% मार्क्स लेके आना जरूरी है एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। और अगर रिटर्न एग्जाम होता है तो रिटर्न एग्जाम में 40% मार्क्स लाना जरूरी है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 35% मार्क्स लेके आना जरूरी है एससी एसटी के लिए। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इंटरव्यू में आपको 60% मार्क्स लाना जरूरी है जनरल के लिए, रिटर्न में 40% मार्क्स लाना जरूरी है, एससी एसटी के लिए इंटरव्यू में 55% मार्क्स लाना जरूरी है, और एससी एसटी के लिए रिटर्न में 35% मार्क्स लाना जरूरी है। इसके अलावा इन्होंने कह दिया जी सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो ये टेंटेटिव है, बाद में चेंज हो सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच के अनुसार, कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा आएगी तो डेफिनेटली हमको एग्जाम कंडक्ट करवाना पड़ेगा। और ऑब्वियस बात है अभी तो बहुत ज़्यादा सीए अभी लेटेस्ट निकले हुए हैं, तो डेफिनेटली एग्ज़ाम तो होगा। इसके बाद लास्ट डेट जो है वो मैंने बता दिया 11 दिसंबर की हमारी एग्ज़ाम है।
तो गाइज ये बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, आप इसको फिल करिए। और आपने अगर एडी पोस्ट की प्रिपरेशन की है तो आप इसको कंटिन्यू रखिए, उस प्रिपरेशन को बिल्कुल डाउन मत होने दीजिएगा और साथ में प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहेंगे, डेली का 1 घंटा आधा घंटा थोड़ा भी सब्जेक्ट देख लिया, कभी जीएसटी का कोई टॉपिक देख लिया, इनकम टैक्स का देख लिया, पोस्टिंग का कुछ टॉपिक देख लिया, तो आपकी खुद को एक दिन आपको लगेगा कि यार आप कोई सा भी नोटिफिकेशन आ जाए, मेरी जो प्रिपरेशन है वो बहुत हाई लेवल पे है, ठीक है। और यही प्रिपरेशन हमको सिलेक्शन करवाती है। फिर भी आपको सिलेक्शन में कहीं भी मेरी मदद चाहिए तो बताइएगा। डेडिकेटेड जो कोर्स है ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र का आपको मिलेगा, उसमें और भी कंटेंट अब ऐड कर दिया गया है, और भी टेस्ट सीरीज उसमें ऐड कर दी गई है, प्रिंटेड बुक्स आपके घर पे डिलीवर होगी, ठीक है। तो और नॉन टेक्निकल के लिए भी वीडियो लेक्चर्स होंगे, इसमें नॉन टेक्निकल भी आएगा, ध्यान रखना, रीजनिंग मैथ इंग्लिश ये भी पूछा जाएगा, पिछली बार भी हुआ था। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए, और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।